जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपकी यूपी स्पेशल की क्लास पिछले वीक हुई थी, उसके बाद से रुकी हुई है, तो आज हम लोगों की यूपी स्पेशल की क्लास होगी। और यूपी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस आधार पर निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के साथ साथ हम लोग इसे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता है कि वह किस अक्षांश में है, किस देशांतर में पड़ रहा है, वहाँ पर उच्चावच की स्थिति क्या है, समुद्र से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद वहां पर पवनें जो चलती हैं वो कौन सी चलती हैं, वायुदाब क्षेत्र कौन सा बनता है। तो आज हम लोग इसका पूरा ए से लेकर के और लास्ट जेड तक जाएंगे। इसका हो सकता है इस वीडियो के बाद इसी टॉपिक का एक दूसरा वीडियो भी आए, हो सकता है एक वीडियो, दो वीडियो, या हो सकता है 3 वीडियो भी आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए या आपको क्लास ठीक लगे तो आपको क्या करना है वो सब आप लोग जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा आप लोग समझदार हो। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु के टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपने विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी या आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ रखा होगा तो इस टर्म को आप शॉर्ट टर्म में भी समझ जाओगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना तो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी ना आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी, तो हम इसको पूरा बेसिक से लेकर के एक आपको लास्ट जेड तक की समझ देंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। और इसी तरीके से यूपी से रिलेटेड या अन्य टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग पूरी तरीके से बेसिक से लेकर के टॉप तक स्टडी उसकी करेंगे। तो यहाँ पर समझने के लिए हम इसको 25 मिनट के वीडियो में भी समझा सकते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु, लेकिन वो सिर्फ रटना हो जाएगा, रटना नहीं, हम लोगों को चीज़ों को समझ करके चलना है। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें आपको ठीक से दिखाई दे रही हैं या नहीं। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हुए उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझने के पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का भाग है। अक्षांश और देशांतरी दृष्टि क्या होती है, अक्षांश और देशांतरी दृष्टि का निर्धारण कहाँ से कैसे होता है, सूर्य की स्थिति यानी ताप का प्रभाव क्या होता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु। तो पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के संबंध में एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी। तो पृथ्वी की आकृति जो है ये है गोलाभ, या इसे अंडाकार भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाभ या अंडाकार। दूसरी बात, आप सबने पढ़ रखा है कि चाहे मानव शरीर हो चाहे वो आपकी पृथ्वी हो, सबसे ज्यादा मात्रा जल की है। 70% से ज्यादा जल आपके मानव शरीर में भी है और 70% से ज्यादा जल आपकी पृथ्वी में भी है। तो इसको हम लोगों को किस तरीके से समझना है। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में एक कॉन्सेप्ट शुरुआत से ये कहा जाता है, जो कि बिग बैंग थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा। जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट के बाद पृथ्वी एक तपता हुआ आग का गोला था यानी कि ये पूरी तरीके से आग की तरह तप रहा था। तो जब पृथ्वी आपकी तप रही थी या आग के गोले के रूप में थी, तब क्या इसमें कोई भी सजीव पाया गया होगा या कोई भी वनस्पति पाई गई होगी? तो बिल्कुल नहीं पाई गई होगी। जब ये धीरे धीरे करके जल के संपर्क में आई और जब ये ठंडा होना शुरू हुई, तो ठंडे होने के बाद धीरे धीरे इसमें जीवन का प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर। और सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जलीय जीवों से हुआ। जैसा कि बायो में हम बता चुके हैं आपको कि जलीय जीवों में सबसे पहले मत्स्य थे, मत्स्य वर्ग था जो सबसे पहले जल में विकसित हुआ। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जल की मात्रा अधिक थी, इसलिए जल में पहले जीवन की उत्पत्ति हुई।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पृथ्वी का मुख्य रूप से आकृति किस आधार पर है, तो वो गोलाभ या अंडाकार है। अंडाकार होगी तो अब इसके बारे में जरा दो तीन बातें समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी जब अपने प्रारंभ स्वरूप में थी तो इसमें जलीय भाग भी था और इसमें स्थल भाग भी था। इसमें इस तरीके से बीच में कुछ स्थल भाग था, यानी ये स्थल भाग था। जो बचा हुआ शेष भाग था वो जल के रूप में था, यानी कि यहाँ पर जो ये भाग था ये आपका जल के रूप में पाया गया था। तो ये सब भाग किस रूप में होगा? जल के रूप में। तो ये जलीय भाग हो गया और ये वाला भाग हो गया स्थल भाग। अब हुआ क्या कि जब ये स्थल भाग और जलीय भाग दोनों थे, अभी आप लोग आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ोगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के वर्तमान में जितने भी बड़े महाद्वीप हैं वो सभी किसी न किसी प्लेट के ऊपर स्थित हैं, और जितने भी छोटे द्वीप या स्थल भाग दिख रहे हैं उनके नीचे छोटी छोटी प्लेटें पाई जा रही हैं। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो लगभग 13 प्लेटें ऐसी हैं जो बड़ी प्लेटें हैं, और लगभग 100 से ज़्यादा प्लेटें ऐसी हैं जो छोटी हैं, जिनमें द्वीप या महाद्वीप, जो छोटे छोटे द्वीपीय या स्थलीय भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो तो जब ज्योग्राफी में आएंगे तब उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ स्थल और जल के संबंध में बात करें तो जब प्रारंभ में ये आपका पृथ्वी का स्वरूप था तो कुछ स्थल भाग था, कुछ जल भाग था। जो भाग स्थल भाग था इसको तब नाम दिया जाता था पेंजिया के नाम से इसे जाना जाता था। इसे कहा जाता था पेंजिया, और ये भाग कौन सा था? स्थल भाग था। और जो भाग आपका जलीय भाग था इसे कहा जाता था पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा, ये जल वाला भाग था और ये आपका स्थल वाला भाग था। तो ये दो स्वरूपों में सिर्फ था, यानी जल और स्थल। फिर समय के साथ साथ परिवर्तन देखा गया, पृथ्वी में विचलन देखा गया, यानी इस स्थलीय भाग में कंपन के कारण एक विस्फोट होता है। विस्फोट हो जाने के बाद इसे देखा ये गया कि ये दो भागों में विभाजित हो गया, यानी इस तरीके से ये छोटे छोटे दो भागों में बटा। अब ये जब दो भागों में बटा तो नीचे की ओर क्या था? जल था। तो बीच में भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये जल आ जाएगा, क्योंकि शेष भाग तो जल के रूप में ही है, और ये विभाजित हो जाता है आपका कितने भागों में? दो भागों में। तो ये भाग आपका जलीय हो गया। अब ये जो दो भाग हो गए, इसमें जो इसी पेंजिया के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। बीच में उथला हुआ भाग, जो क्योंकि पानी है तो उथला हुए भाग में क्या आ जाएगा? पानी। ये जो बीच में उथला हुआ सागर वाला भाग आया, इसे नाम दे दिया गया टेथिस सागर। इसे टेथिस सागर कहा जाने लगा। जो ऊपर वाला भाग था इसे नाम दे दिया गया, इसे कुछ लोग अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे लारेशिया भी बोलते हैं। लारेशिया। इसमें जो भाग ये विभाजित हुआ इसको नाम दिया जाने लगा गोंडवाना लैंड। तो जो भाग नीचे की ओर विभाजित हुआ उसे गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर की ओर विभाजित हुआ उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। बीच में जो सामुद्रिक क्षेत्र आया ये आपका टेथिस सागर का क्षेत्र था। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि प्राचीन समय में जो आपका पेंजिया था वो वर्तमान में कौन से भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत देखा जाता है? तो पेंजिया का एक बड़ा भाग आपका
उदाहरण है आपके अफ्रीका महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन भूखंडीय भाग है। और पैंथालासा आपका प्रशांत महासागर के रूप में आज विद्यमान है, जो कि पूर्व में कभी आपका पैंथालासा या जलीय भाग था, तो उसका अवशेष आपका प्रशांत महासागर, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो यहाँ से अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब ये विभाजित हो जाता है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो जाने के बाद आगे की बात करते हैं। फिर से लगातार विचलन पृथ्वी पर जो प्लेटें पाई जा रही थी या जो स्थल भाग था, इनमें विचलन लगातार हो रहा था, और लगातार विचलन के कारण जो अंगारा लैंड के भाग थे ये फिर से छोटे छोटे भागों में टूटने लग गए। और जब छोटे छोटे भागों में टूटने लग गए तो ये अलग अलग रूपों में इस तरीके से विभाजित होने लगे। इस तरीके से आपके अलग अलग स्वरूपों में यहाँ से ये विभाजित होते चले गए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी ऊपर यानी ऊपर वाले भाग से, यानी जो अंगारा लैंड से टूटे हुए भाग थे, वो सब आपके ऊपर वाले महाद्वीप बन गए। ऊपर वाले महाद्वीप में जैसे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, जैसे आपका यहाँ पर यूरोप, ये आपका यूरेशिया का भाग बोल सकते हो या यूरेशिया, ये भाग। इसके बाद यहां पर आप आओगे तो ये आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आपका आर्कटिक का क्षेत्र है, वो भी इसी का माना जाता है। यहाँ पर अंटार्कटिका का क्षेत्र है, ये भी इसी का भाग माना जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका भारत। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये आपका यहाँ पर पड़ेगा इस जगह पर, ये आपका अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जितने भी ऊपर वाले भाग थे वो सब आ गए किसके अंतर्गत, अंगारा लैंड के अंतर्गत, और जितने भी दक्षिण की ओर थे वो सब किसके अंतर्गत आ गए, वो सब आ गए आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि उत्तरी अमेरिका किस प्राचीन भूखंड का भाग है, तो अंगारा लैंड। यूरोप किस प्राचीन भूखंड का भाग है, अंगारा लैंड। यूरेशिया किसका भाग है, अंगारा लैंड। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग होगा। गोंडवाना लैंड का भाग है आपका भारत। आप सोच रहे होंगे कि ये भारत का भाग तो यहाँ पर ऊपर की ओर लगता है जाके, यानी यहाँ पर यूरेशिया और इसके बाद आपका यहाँ पर चीन पड़ जाएगा, इस जगह पर चीन वाला भाग है। तो यहाँ पर भारत की बात करें तो जो भारत की स्थिति है ये पहले आपके अफ्रीका में यहाँ पर स्थित था। यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है मेडागास्कर। अफ्रीका से लगा हुआ था भारत मेडागास्कर के पास। यहाँ से विचलन के कारण ये यहाँ से शिफ्ट हुआ और ये यहाँ से जा करके ये लग गया जाके कहाँ पर, ये लग गया जाके आपकी यूरेशियाई प्लेट के पास, यानी कि हिमालय के पास क्षेत्र में जा करके वहां पर लग गया। लेकिन पहले ये अफ्रीका के नजदीक था, यानी अफ्रीका के नजदीक यहाँ पर पाया जाता था। अगर आप भारत का भौगोलिक स्वरूप देखोगे तो अगर उसको काट करके स्विच किया जाए तो वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ये पहले मेडागास्कर के पास था जो करीब विचलन के कारण यहाँ पर आया, यानी कि आपका पहुंच गया कहाँ पर, तो ये जाकर के यूरेशियाई प्लेट पे जाकर के चिपक गया या यूरेशियाई प्लेट पर जाकर के लग गया। इसलिए याद रखना है कि जो आपका भारत है ये भारत मूल रूप से किस प्राचीन भूखंड का भाग है, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंड का भाग है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, आप ये भी बोल सकते हो कि जो हिमालय से सटा हुआ भाग है वो आपका अंगारा लैंड या यूरेशियाई प्लेट का भाग है।
क्योंकि जो भारत की स्थिति जब आप पढ़ोगे, जैसे छोटा सा एक मैप हम बना देते हैं, जब ये आप यहाँ पर पढ़ोगे तो जो भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो यहाँ से इस तरीके से, ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है ये मूल रूप से सबसे प्राचीन भूभाग है भारत का, और यही गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका नवीन क्षेत्र है जो कि नए रूप में विकसित हुआ, जो कि हिमालय के क्षेत्र से लगा हुआ भाग है। ये नवीन विकसित क्षेत्र है जो जिसके विकसित होने के कई कारण है, लेकिन भारत का मूल रूप से अगर बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र है और यही मूल रूप से गोंडवाना लैंड का भाग है। अब अगली बात, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का भाग है, तो उत्तर प्रदेश आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का तो भाग है, उत्तर प्रदेश में आप कई चीजें पढ़ोगे कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 3 चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर कुछ क्षेत्र तो आपको मिलेगा गोंडवाना का, कुछ क्षेत्र आपको जैसे बुंदेलखंड से जो लगा हुआ बुंदेलखंड बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना क्रम का है। जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वो आपका विंध्य क्रम की चट्टानों का है। अभी आप आगे देखोगे विंध्य क्रम की चट्टान यानी विंध्य क्रम के अंतर्गत आता है। और ये जो गोंडवाना क्रम के अंतर्गत आया ये किस युग में विकसित हुआ, तो याद रखिएगा ये कैम्ब्रियन युग में विकसित हुआ था, कैम्ब्रियन युग में। तो यहाँ से गोंडवाना का क्षेत्र भी मिलेगा आपको जो कि दक्षिण की तरफ है, और दूसरा यहाँ से मिलेगा आपको विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्र। तो ये भी आपको याद रखना है कि विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्र तथा गोंडवाना इसका मूल भाग है, यानी मूल रूप से गोंडवाना क्षेत्र। इसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्र भी इसमें पाया जाता है। जबकि उत्तर की ओर जो आपका है वो आपका नवीन विकसित क्षेत्र है। नवीन विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आप बोल सकते हो कि जो हिमालय के तलछटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या जो हिमालय से लगा हुआ उत्तर का क्षेत्र आता है, तो वो आपका, तो यहाँ पर आपको गोंडवाना क्षेत्र के बारे में याद रखें। उम्मीद है ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम जरा इसको और आगे लेकर के चलते हैं। चलिए, देखिए हमने अभी बताया कि जो किसी क्षेत्र की जलवायु होगी उस जलवायु के लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। और भौगोलिक स्थिति अगर आप जानोगे तभी आपको वहाँ पर कि उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, उच्चावच क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, कैसे देखा जाता है, कैसे निर्धारित होता है। तो पहले बेसिक सीखेंगे, इसके बाद सीख लोगे एक बार तो आप भूलोगे नहीं। देखिए सबसे पहले पृथ्वी की आकृति के संबंध में हमने बात कर ली कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति होती है गोलाभ या अंडाकार, या इंग्लिश में इसी को जियोड बोला जाता है। जब गोलाभ या अंडाकार होगी तो सीधी सी बात है इस पे 2 अक्ष भी होंगे, यानी एक अक्ष उत्तर की ओर होगा और एक अक्ष दक्षिण की ओर होगा।
तो जो ऊपर की ओर अक्ष होता है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, या इसे साउथ पोल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसी तरीके से ये भी क्षेत्र क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, साउथ पोल। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको। इसके बाद जब आप ग्लोब देखोगे, ग्लोब का मतलब पृथ्वी का एक कृत्रिम आकलन यंत्र बोल सकते हो, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि भौगोलिक स्थिति पूरे विश्व की क्या होगी, कहाँ पर महासागर होगा, कैसे कैसे इसको सीखा जाएगा। ये एक बेसिक टर्म है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सीखोगे, आप इंडियन ज्योग्राफी भी सीखोगे, आप यूपी का ज्योग्राफी भी सीखोगे, तो ये आपका बेसिक टर्म है जो आपका हमेशा यूज आएगा। इसमें आप जब देखोगे कि पृथ्वी को गोलाभ स्थिति है, तो एक मानक रेखा खींची गई जो कि इस तरीके से, जो पृथ्वी को ठीक बराबर से दो भागों में विभाजित कर देती है। ये रेखा कही जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षांश रेखाओं की शुरुआत यहीं से होती है, केंद्र से आपकी ये रेखाएं खींची जाती हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो जब हम लोग ज्योग्राफी में आएंगे तब सीखेंगे। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है। तो ये सभी इसके नाम हैं, तो इसको समझ लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात समझते हैं, जब हमने 0 डिग्री अक्षांश को खींच दिया और इक्वेटर इसका नाम है, तो क्या ये इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर देगी? बिल्कुल कर देगी। तो एक भाग हमारे सामने कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा, और एक भाग हमारे सामने कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ बीच से ऊपर वाला भाग विभाजित हो गया, और एक भाग हम लोग देखेंगे कि जो नीचे की ओर विभाजित हो गया। तो जो ऊपर वाला भाग विभाजित हुआ इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग विभाजित हुआ इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात सबको समझ में आ गई। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्योंकि ये जो दिशा ली जाती है, इस तरीके से आप हर मैप में देखोगे बना होता है, यहाँ पर नॉर्थ लिखा होता है, यहाँ पर साउथ लिखा होता है। ये दिशा जो ली गई, ये ली गई कौन सी, साउथ, और ये ली गई नॉर्थ, यानी उत्तरी और दक्षिणी। तो यहाँ से जो ये ऊपर वाला भाग विभाजित हुआ ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग विभाजित हो गया ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें इसी के समांतर कुछ रेखाएं और भी खींची गई जिनके मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ये रेखाएं इस तरीके से आपको खींची हुई दिखाई दे जाएंगी। तो जितनी भी रेखाएं इस तरीके से लैटिट्यूड खींची जाती हैं, इन सभी को एक कॉमन नेम दिया जाता है। इन सभी को कॉमन नेम बोलते हैं अक्षांश रेखा, या इन्हीं को कॉमन रूप से एक नाम और दिया जाता है, इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। क्योंकि ये सभी रेखाएं, अभी आप ज्योग्राफी में ये भी देखोगे कि इन रेखाओं की लंबाई जो है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इनकी लंबाई में कमी आती जाएगी, क्योंकि आकृति गोलाभ है इस वजह से। वो सब ज्योग्राफी में सीखेंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि जो भी रेखाएं उत्तर के गोलार्ध में, यानी इस उत्तरी गोलार्ध में खींची गई, इन सभी के आगे आप कोई भी लिखा होगा तो उसके आगे आप देखोगे वहां पर लिखा होगा एन, 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 इस तरीके से एन लिखा होगा। इस एन का मतलब क्या होता है, उत्तर
और अक्षांश तो ये है ही। तो यहाँ पर जितनी भी रेखाएं ऊपर की ओर खींचती हैं ये सब की सब आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। नंबर इनके अलग अलग होंगे, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन उत्तरी अक्षांश का मतलब हो गया कि जितनी भी रेखाएं यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ने पर होंगी, तो ये हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है। इसके बाद यहीं से देखेंगे कि नीचे की ओर भी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ रेखाएं इस तरीके से खींची गई। दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं इस तरीके से खींची गई, इन रेखाओं के आगे लिखा होता है एस 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 एस। ये एस का मतलब यहाँ पर दक्षिणी यानी साउथ से लिया गया, और ये रेखाएं भी लैटिट्यूड है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। तो ये सभी रेखाएं कॉमन रूप से दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं, ये जितनी भी इस तरफ खींची गई। तो ये सब रेखाएं, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहाँ से लेके लास्ट तक ये सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी, इसलिए इनके आगे लिखा होता है एस 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 एस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी अक्षांश रेखाएं वो सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जितनी भी दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं वो सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ठीक मध्य से होकर के एक रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती, इस तरीके से ठीक बीच से। इसका अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री होता है इसका 180 डिग्री। इसको नाम दिया जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसी को GMT के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका नाम ग्रीनविच लंदन का एक शहर था जिसके नाम पर लिया गया था, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम इसे क्यों कहा जाता है या इसे GMT क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के, जो कि लगभग इस जगह पड़ेगा, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, और इसी से पूरे विश्व का समय भी तय किया जाता है, जो कि मानक समय निर्धारित करती है। अब यहां से आप देखोगे कि ये 20 से डिवाइड कर दे रही है, लेकिन इसने डिवाइडेशन जो किया वो डिवाइडेशन कैसा था, तो ये लॉन्गिट्यूड था। ये डिवाइडेशन लॉन्गिट्यूड था, यानी कि किस आधार पर था, तो ये देशांतर आधार पर था, इसीलिए लॉन्गिट्यूड होती है, इसलिए इनको कहा जाता है देशांतर रेखा। अब आप यहां पर जो देखोगे कि इधर से लेकर के इस दिशा में जब आप आगे बढ़ोगे तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो यहां पर जितने भी इस तरीके से लाइनें खींची गई होंगी, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला करके खींची जा रही होंगी, ये सब क्या कही जाएंगी, तो इन सब को कहा जाता है ईस्ट है। तो इन सब के आगे क्या लिखा होगा, ईस्ट। तो इन सभी को, जो भी यहां से लेके यहां तक होंगी, इन सब को एक कॉमन नेम दिया जाता है, इनको कहा जाता है पूर्वी देशांतर रेखा। और जितनी भी यहां से पीछे की ओर आप देखोगे, जो कि इस तरीके से खींची गई होंगी, इनको कहा जाता है, इनके आगे W लिखा होगा, क्योंकि ये दिशा कौन सी होगी, W यानी वेस्ट। तो इनको कहा जाता है, यहां पर जितनी भी ये होंगी तो इनको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर रेखा। इनको पश्चिमी देशांतर रेखा, और इधर वाली जितनी भी होगी इनमें पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। यह ठीक 20 से रेखा गुजर रही। अब यहाँ पर जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे हमसे, तब हम आपको टाइम निकालना भी बताएंगे कि आप टाइम से देशांतर कैसे निकाल सकते हो, देशांतर से टाइम कैसे निकाल सकते हो।
कई बार इस तरीके के क्वेश्चन अच्छी परीक्षाओं में, यहाँ तक आईएएस में भी पूछे गए हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर खड़ा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो 120 डिग्री देशांतर रेखा पर खड़ा है, दोनों के मध्य में समय का अंतर कितना होगा, या यहाँ पर इतने बजे हैं तो वहाँ कितने बजे होंगे दूसरी जगह। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी यहाँ से आगे की ओर आएंगे यानी ईस्ट की ओर आएंगे, इनमें समय प्लस चलता है यानी टाइम प्लस में चलेगा, और जितने भी यहाँ से वेस्ट में जाएंगे पश्चिमी देशांतर होंगे, इनमें टाइम माइनस चलता है यानी टाइम पीछे चलता है, और इनमें टाइम आगे की ओर चलता है। अब यहाँ से अगली बात कर लें तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपकी पृथ्वी है या जो आपका ग्लोब है ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 4 दिशाएं ली जाती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इस आधार पर आप बोलोगे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो ये 4 स्थितियां आपके समझ में क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि हमने बताया कि 4 स्थितियों से आपसे बनेंगे क्वेश्चन। एक तो आपका हो गया उत्तरी अक्षांश, दूसरा दक्षिणी अक्षांश, इसके बाद तीसरा पूर्वी देशांतर, इसके बाद पश्चिमी देशांतर। तो ये 4 स्थितियां आपकी पूरी क्लियर हो गई होंगी। मेरी समझ में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आ गया है, ना आया हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी उसको हम फिर से दोबारा बता देंगे, या आप इसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अपने जिसलिए हमने इतना हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी ठीक मध्य से हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपकी हो गई प्रधान देशांतर रेखा यानी 0 180 डिग्री। तो ये आपकी ठीक मध्य से हो गई। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर होता है, उसी के ठीक पीछे 180 देशांतर होता है। यहाँ से अब ये जो 20 से डिवाइड कर दी रेखा, या इसको हम लोग 0 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो 20 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ऊपर की ओर जो बढ़ेंगे ये कौन से होंगे, तो ये आपके नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश होंगे, और ये जो होंगे ये आपके दक्षिणी अक्षांश होंगे, ये जो होंगे ये आपके पूर्वी देशांतर होंगे, और ये जो होंगे ये आपके पश्चिमी देशांतर होंगे। तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं वर्ल्ड मैप पे। विश्व का अगर वर्ल्ड मैप आपके पास हो तो उसको खोल करके बैठिएगा और उसको देखिएगा, या ग्लोब हो तो उस पर जरा थोड़ा सा गौर करिएगा। तो आप देखोगे क्या कि आपके जो भारत की स्थिति है वो भारत की स्थिति यहाँ पर मिलेगी आपको। ये हमने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बनाया है। तो भारत की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। भारत की स्थिति जब आप देखोगे तो यहाँ से आपकी ये स्थिति जो बनती है, इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि भारत में जितने भी देशांतर होंगे वो सभी देशांतर कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे, और अक्षांश जो होंगे वो कौन से होंगे, वो सभी उत्तरी अक्षांश होंगे। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो भारत की स्थिति, ये जो अक्षांश रेखाएं भारत में इस तरीके से मिलेंगी वो सब कौन सी अक्षांश रेखाएं होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं।
जबकि अगर आप देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जितनी भी मिलेंगी वो सभी देशांतर रेखाएं कौन सी होंगी, तो पूर्वी देशांतर। तो एक बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि भारत में देशांतर जो भी होगा वो सभी कौन से होंगे, पूर्वी होंगे, और भारत में जो अक्षांश होंगे वो भी सब उत्तरी होंगे। यानी भारत में कोई भी अक्षांश दक्षिणी नहीं हो सकता, भारत में कोई भी देशांतर पश्चिमी नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिति यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी साफ। अब अगली बात यहाँ पर आती है, अगर भारत में नहीं हो सकता तो क्या आपके उत्तर प्रदेश में कोई भी देशांतर पश्चिमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई भी अक्षांश दक्षिणी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी उत्तर प्रदेश में भी आपके जो भी देशांतर होंगे वो सब पूर्वी होंगे, और जो भी अक्षांश होंगे वो सब क्या होंगे, वो उत्तरी होंगे। यहाँ से याद रखना है, देशांतर पूर्वी होंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हम आपको पॉइंट, थोड़ा सा आप सबने देखा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा, उसको थोड़ा सा हम आपके दिमाग में हिट करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी आपके यहाँ से जब आप समय के निर्धारण की बात करते हो, जीएमटी की बात करते हो, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसी रेखा है जिसके आगे और पीछे से समय निर्धारित होता है, यानी उसके आगे ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से लिया जाता है। आप जब हमने बताया कि आपके भारत की स्थिति जो है वो इस जगह पर है लगभग, तो एक पॉइंट, अब आप जब मोबाइल का अपना समय जब आप सेट करिएगा तो वहां पर देखिएगा कि भारत का जो मानक समय यहाँ से तय करने वाली रेखा है वो रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। देशांतर कौन सा होगा, तो पहले ही बता दिया, देशांतर होगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि कई बार लोगों ने कंफ्यूजन करके गलत कर दिया आंसर, इसलिए याद रखिएगा ये टर्म बहुत जरूरी है। तो जो भी देशांतर होगा भारत में वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सारे देशांतर भारत में पूर्वी होंगे, और जो मानक समय भारत का तय होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। यहाँ पर जो समय तय होता है वो 0 डिग्री देशांतर से तय होता है, जिसे आप जीएमटी के नाम से जानते हैं। इसी के ठीक पीछे हमने बताया जो एक और है वो आपका 180 है। इसके बाद यहाँ पर आप जीएमटी से जब आप समय का निर्धारण देखोगे तो आप वहां पर जब टाइम सेट करने जाते हो तो वहां पर एक टर्म लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है GMT प्लस 530। इसका पूरा अर्थ क्या होता है वो हम समझा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लेकिन इस पर गौर नहीं किया होगा। देखिए, जब कभी भी समय निकाला जाता है तो वो देशांतर से निकाला जाता है। अब यहाँ 0 से 82.5 पूर्वी है, हमने बताया टाइम क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी टाइम जुड़ेगा, और अगर पश्चिम में होता तो टाइम क्या होगा, घटेगा, यानी इसके पीछे जितने देश होंगे उनमें समय पीछे होगा, और जितने देश आगे होंगे उनमें समय आगे चल रहा होगा। तो जीएमटी से ऐड करके और जीएमटी से लेस करके इसको निकाला जाता है। अब जीएमटी से पूर्व में 82.5 डिग्री देशांतर पड़ते हैं, जब देशांतरों का अंतर करके निकाला जाता है तो वो 4 मिनट से जब अकॉर्डिंग टू जोड़ेंगे, आप ज्योग्राफी में हम पूरी क्रिया बताएंगे इसकी कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो जीएमटी में जब आप आगे देखेंगे कि ईस्ट आ रहा है, ईस्ट का मतलब क्या हो गया, तो अंतर आ जाता है 5.5 घंटे का, लेकिन ये है पूर्व में इसलिए इसके आगे लगा होता है जीएमटी प्लस 530। यानी हम विश्व के मानक समय से हमारे जो भारत का मानक समय है वो कितना आगे है, तो वो 5.5 घंटे आगे है, इसलिए वहां पर लिखा होता है जीएमटी प्लस 530। यहाँ पर यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय तय करती है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, मिर्जापुर के पास से होकर के गुजरती है। तो ये इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे, अभी आगे और भी चर्चा करें। तो यहाँ से भारत की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब एक स्थिति यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आप अभी आगे बढ़ोगे तो आपको 3 रेखाओं से, अगर आपको ज्योग्राफी सीखनी है
तो 3 रेखाओं से आपको बहुत घनिष्ठ मित्रता करनी पड़ेगी। एक रेखा ये हो गई, एक इसको मान लेते हैं यहाँ पर। ये जो रेखा है इसको हम लोग मान लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा। और एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है जो कि वो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे बोलते हैं कर्क रेखा और इसे बोलते हैं मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं यानी 1, 2 और 3, इन 3 के बारे में आपको जानकारी और इन 3 के बारे में अगर आपको बेहतर तरीके से नॉलेज है तो ज्योग्राफी में चाहे विश्व का हो, चाहे भारत का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, आप सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पर आप सबने पढ़ रखा है कि जो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा, जो कि भारत के लगभग ठीक मध्य से होकर के गुजरती है। यहाँ से इस तरीके से ये गुजरती है, ये कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा, जो कि लगभग मध्य से होकर गुजरती है, गुजरात से प्रवेश करती है। ये भारत को कितनी बार विभाजित करती है वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से कर्क रेखा आप लोग देखेंगे कि भारत को ठीक बराबर से 2 भागों में, या लगभग आप ये कह सकते हो कि लगभग भारत के बीच से गुजरती है, बराबर 2 भाग में नहीं बोल सकते। तो यहाँ से भारत के ठीक मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब जलवायु के बारे में इन सब चीजों का क्या मतलब था, तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबको दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ये रेखाएं हमने क्यों कही कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने 3 कंडीशन आएंगी। यही 3 कंडीशन आपका निर्धारित करती हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को अब आप लोगों ने बहुत बार ये चीज सुनी होगी या बहुत बार ये चीज पढ़ी भी होगी, बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी भी होगी कि अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति 3 जगह लंबवत देखी जाती है। 3 जगह लंबवत देखने का, सबसे पहले भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य की स्थिति कब होती है, तो भूमध्य रेखा पर लंबवत होना भी 2 बार लंबवत होता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर एक बार जब ऊपर जाएगा और एक बार जब नीचे आएगा, अभी इसको भी समझेंगे। कर्क रेखा पर लंबवत और तीसरा मकर रेखा पर लंबवत। ये 3 स्थितियां ही, यानी जो सूर्य की स्थिति है, ये जो लंबवत स्थिति बनती है जाके, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए 3 बार स्थिति हमें बनानी, क्योंकि बोर्ड तो घुमा सकते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सूर्य को रखा है। तो सूर्य की स्थिति 3 जगह लंबवत मानी जाएगी, देखी जाती है। जो मुख्य रूप से देखिए, सूर्य की स्थिति ही किसी भी देश की जलवायु, यानी क्योंकि सूर्य की वजह से ताप है, सूर्य से ही ऊर्जा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य का ताप या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो सूर्य की स्थिति या वहां पर जो आपकी भौगोलिक स्थिति है वो सूर्य के द्वारा ही निर्धारित होगी कि किस समय पर वहां पर वर्षा होगी, किस समय पर वहां पर गर्मी होगी, किस समय पर वहां पर शीत ऋतु आएगी। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा कि सूर्य की स्थिति ही किसी देश की जनजाति, किसी क्षेत्र की जनजाति
वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की वर्षा, वहाँ का ग्रीष्म ऋतु, वहाँ की शरद ऋतु, जितनी वहाँ की वनस्पति क्या होगी, वहाँ की घास क्या होगी, तो ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं सूर्य की स्थिति से कि वहां पर किस समय में कौन सा मौसम होगा। तो लंबवत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 2 बार सूर्य लंबवत होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। जबकि यहाँ पर जब आप बात करोगे तो ये आपका सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को, जिसके लिए आपने विश्व योग दिवस अभी पढ़ा है। यहाँ पर 2 बार होगा, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को लंबवत होती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध पे उस समय गर्मी पड़ रही होती है। तो ये 3 स्थितियां हम लोगों को लेकर के अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसके आगे यूपी की जलवायु का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक लाना हमारा मूल उद्देश्य था। अब इसी के आगे आपकी यूपी की जलवायु का टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो या आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हो, तो इसी वीडियो के नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जा करके पिछले वीडियो भी आसानी से देख सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो, नेक्स्ट क्लास इसी तरीके से विद मैपिंग चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि यूपी के ज्यादा से ज्यादा लोग, यूपी की जो परीक्षाएं देना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। परीक्षा चाहे यूपी पीसीएस हो, परीक्षा चाहे यूपी SSC हो, चाहे जेल वार्डर हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, XYZ, चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस, कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए आपको समझना है, रटना नहीं है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, समझना है, रटना नहीं। समझना है यानी हम लोगों को सीखना है, सारी चीजें सीख करके चलनी। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।